नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार विमल राम संजीवन इंटर कॉलेज कलौरिया जबलपुर से आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय जीव जगत द लिविंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जीव जगत का जो पहला अध्याय है उसके बारे में हम समझेंगे। पहले तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं वो हमारी जीव विज्ञान कहलाती है। इसको हम परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं? जीवों के बारे में विस्तृत जानकारी लेना ही जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात इसका अर्थ यह है, कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं या जीवों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं, वह जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। अरस्तु हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। अब हम इनकी परिभाषा के बारे में यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और इसके जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। दूसरा वनस्पति विज्ञान की भी परिभाषा हम इसी प्रकार कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो ये छोटी सी जानकारी है जो जीव विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी कोई पूछ लेता है तो हमको जो है परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन दोनों की या तीनों की परिभाषाओं में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा भी वनस्पति विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाएगी? वो वनस्पति विज्ञान कहलाएगी। इसके जो जनक हैं इसके हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव विज्ञान के अरस्तु हैं जनक और जंतु विज्ञान के भी कौन है? अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं। इसके बाद जीव जगत में जिस प्रकार हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो जीवों के अध्ययन में हम सबसे पहले बात करते हैं सजीवों के बारे में। सजीव ऐसे होते हैं जो वृद्धि करते हैं, जन्म करते हैं, ढेर सारे उसमें लक्षण होते हैं। तो सजीवों को हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव हैं? आइए आज हम समझते हैं कि सजीवों को हम किस प्रकार जानते हैं और उनके बारे में समझते हैं। सजीव और निर्जीव दो ही जीव जगत की दो कड़ियां हैं, सजीव और निर्जीव। लेकिन सजीवों के बारे में जो लिविंग पर्सन हैं उनके बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव हैं? पहली बात, जो पहला लक्षण है उनके लक्षण और गुण के आधार पर हम देखते हैं कि सजीवों का जो लक्षण है वो क्या है? पहला है वृद्धि या ग्रोथ। ठीक है। जो वृद्धि है वो लगभग सजीवों में पाई जाती है, लेकिन आप लोग देखते हैं
कि सजीवों में जो वृद्धि है वो किसके कारण होती है। देखते हो कि जो छोटा सा नन्हा सा पौधा है वो धीरे धीरे जाकर के बड़ा होता है। छोटे से बच्चे हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, वृद्धि कहलाएगी। और दूसरा दूसरा यदि हम जाने तो वृद्धि में 3 भाग होते हैं। एक तो है आकार में वृद्धि, दूसरा है संख्या में वृद्धि, और तीसरा है भार में वृद्धि। यदि हम सजीवों के बारे में देखें तो ये जो वृद्धि के जो 3 लक्षण हैं, आकार, संख्या और भार, ये तीनों जो है उसमें पाए जाते हैं। तो आकार में वृद्धि जो होती है, जैसे छोटा सा कोई भी पौधा है वो धीरे धीरे वृद्धि करके बड़ा होता है, और संख्या में भार में भी धीरे धीरे उनकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार संख्या में भी देखते हैं कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हम ये पेन लिए हैं, इस मार्कर को यदि हम बीच से तोड़ देते हैं तो क्या होगा, इसकी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो हम जानते हैं कि सजीवों में जो वृद्धि है वो आकार, संख्या और भार तीनों चीजों में वृद्धि हो जाती है। लेकिन क्या हम इसको एक विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यह चीज आकार और संख्या और भार जो चीजें हैं, ये तीनों चीजें एक तरह से नॉन लिविंग पर्सन में भी पाई जाती हैं जो निर्जीव अवस्था में रहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। आकार में वृद्धि, जैसे पर्वत है, रेत के टीले हैं, इनमें भी देखते हैं हम कि धीरे धीरे वृद्धि होती है। पर्वत में देखते हैं कि कंकड़ पत्थर पड़ने से इनमें धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है और ये बढ़ जाते हैं, और इनके जो है भार में भी धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो देखते हैं यहाँ की निर्जीव जो चीजें हैं, क्या ये सजीव हैं? नहीं। तो इन निर्जीव चीजों में भी धीरे धीरे वृद्धि होती है। रेत के टीले हैं, वो आज थोड़े से हैं, हवा चलने पर वो रेत के टीले के ऊपर रेत जमा होती गई और धीरे धीरे वो बढ़ते गए। तो हम इस प्रकार हम इसको विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते सजीवों का, क्योंकि सजीवों में जो विशिष्ट लक्षण है, तो विशिष्ट लक्षण की परिभाषा यह कहती है कि सिर्फ जो है ऐसा लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाया जाए उसी को हम विशिष्ट लक्षण के रूप में जानते हैं। तो सजीवों का जो वृद्धि है वो सजीवों में और निर्जीवों में दोनों में पाई जाएगी। इस वजह से हम इसको विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। दूसरा हम आते हैं, देखते हैं कि जनन, दूसरा जो लक्षण है वो है आपका जनन। जनन वह प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने समान नई संतान पैदा करता है। ठीक है, अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करना। क्या यह मानकर अपने समान कोई दूसरा बना सकता है? नहीं। इस वजह से जनन जो है ऐसी प्रक्रिया है जो अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करता है या अपना प्रतिबिंब बना लेता है। अब जनन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए दोनों को समझते हैं। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की ही आवश्यकता होती है। तो ये जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया
प्रक्रिया है वो सिर्फ कौन कर सकता है, सजीव ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि यह जनन की प्रक्रिया विशिष्ट लक्षण है सजीवों का, तो हम इसको एक तरह से और समझते हैं कि निर्जीवों में भी जो सजीव हैं उनमें भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें जनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, तो क्या हम उनको निर्जीव कह सकते हैं? नहीं। जैसे उदाहरण में देखते हैं खच्चर। खच्चर जो होते हैं वो जनन की प्रक्रिया नहीं करते हैं। और दूसरा है मधुमक्खी। ऐसी मधुमक्खी जिसको हम कहते हैं बांध कामगार मधुमक्खी, बांध कामगार मधुमक्खी। और तीसरा है बांध मनुष्य। ये तीन हैं, खच्चर, बांध कामगार मक्खी और बांध मनुष्य। ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये जनन की क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या हम इनको निर्जीव में रख सकते हैं? नहीं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जनन भी क्या है, एक सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक। और बांध कामगार मधुमक्खी, मधुमक्खियां तीन प्रकार की होती हैं, रानी मक्खी, ड्रोन मक्खी और बांध कामगार मधुमक्खी, ठीक है। अब जो बांध मनुष्य है, जैसे आप गांव में देखते हैं कि किसी किसी की संतान उत्पन्न नहीं होती है, वो बांध रहती हैं जिंदगी भर, जीवन भर उनमें संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसे मनुष्य को हम बांध मनुष्य कहते हैं। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जनन वह लक्षण है जिसमें बहुकोशिक जीवों में लैंगिक जनन होता है, अर्थात संतान उत्पन्न कर सकता है। परंतु अलैंगिक जनन जो करते हैं, क्या वो जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा जो नई संतान उत्पन्न करते हैं, तो वो भी क्या है, एक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार हम ये वृद्धि और जनन दोनों को हम विशिष्ट लक्षण के रूप में, सजीवों के विशिष्ट लक्षण के रूप में नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आगे चल करके और भी जो लक्षण हैं। तो ये वीडियो मेरा आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों पर। नमस्कार, धन्यवाद।